दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, जो कि 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होगा। 4 जून को मतगणना होगी और उसी दिन चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। इस बार 2024 के चुनाव में 96 करोड़ 88 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं। इसी विषय पर अपने पिछले वीडियो में मैं बहुत सारे चुनावी शब्दावलियों को आपके लिए लेकर आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर देखिए। इससे आपको चुनावी ज्ञान नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। उसकी अगली कड़ी के रूप में आज एक बार फिर से मैं उन चुनावी शब्दावलियों को लेकर आया हूं जो पिछले वीडियो में छूट गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा ही दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज की क्लास में मैं आपको यूनिक चीज़ें तो बताने ही वाला हूं, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बहुत ही ज़रूरी चीज़ मिस कर देंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला है इलेक्शन वोकेबलरी, यानी चुनावी शब्दावलियाँ। टर्मिनोलॉजी मतलब भी शब्दावली होता है। तो पहला है नामांकन। नामांकन मतलब है नॉमिनेशन। जो भी कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा होता है वो अपना नामांकन दाखिल करता है, अपना नाम, पता, एड्रेस, कितना कमाया है, क्या किया है, कहाँ रहता है, सारा चीज़ वो इस नॉमिनेशन के दौरान वो बताता है। और वो किस में बताता है? नामांकन पत्र में। नामांकन पत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉमिनेशन पेपर। फिर जमानत राशि, सिक्योरिटी मनी। जो भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है उसको एक निश्चित धनराशि जमानत के तौर पर जमा करनी होती है। जैसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हर एक प्रत्याशी को नामांकन के दौरान 25,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए थोड़ा छूट दिया गया है। ST SC प्रत्याशियों को मात्र 12,500 रुपये जमानत राशि जमा करनी होती है। और यही चीज़ विधानसभा चुनाव में जो सामान्य प्रत्याशी हैं उनको 10,000 रुपये और ST SC को 5,000 रुपये जमानत राशि के तौर पे जमा करनी होती है। ये हालांकि चुनाव समाप्त होने के बाद वापस मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों की जमानत भी जब्त हो जाती है। किन लोगों की? चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर कोई हारा हुआ प्रत्याशी उस लोकसभा सीट पर कुल पड़े वैध मतों का 1/6 हिस्सा पाने में असफल रहता है, मतलब 16.6% वोट भी नहीं पाया वो, तो उसकी जमानत राशि जब्त करके राजकोष में डाल दिया जाता है। ठीक ना? यानी 100 वोट पड़े हैं मान लीजिए किसी बूथ पे और उसको 16 वोट भी नहीं मिले तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक। फिर अगला है चुनाव चिन्ह, इलेक्शन सिंबल। प्रत्येक पार्टी का तो एक चुनाव चिन्ह होता ही है, आप जानते ही हैं, और जिनका नहीं होता है उनको चुनाव आयोग आवंटित कर देता है। निर्वाचक सूची, निर्वाचक सूची को इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, वोटिंग लिस्ट भी बोला जाता है। तो ये जो सूची में बड़ी की मात्रा लगनी थी, मैं गलती से छोटी की मात्रा लगा दिया। फिर अगला है निर्दलीय। निर्दलीय उम्मीदवार, जो उम्मीदवार जो किसी पार्टी से नहीं खड़ा होता है, कोई पार्टी उसको टिकट नहीं देती है या फिर कोई पार्टी उसको पसंद नहीं आती है तो स्वयं खड़ा होता है, उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोला जाता है। आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। हर लोकतांत्रिक देश में आम चुनाव ही होता है, जनरल इलेक्शन। फिर है भाषण। हर पार्टी का प्रवक्ता या नेता चुनावी रैली के दौरान जो भाषण करता है उसको बोलते हैं स्पीच या एड्रेस। एड्रेस मतलब संबोधन, चुनावी संबोधन। एड्रेस मतलब पता भी होता है, लेकिन एड्रेस मतलब भाषण भी होता है, चुनावी भाषण। रैली, रैली को अब रैली ही बोलते हैं। जो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि मेरे पास इतने जनाधार हैं तो उसके लिए रैली करता है ना, रैली में अपने बातों को बताता है, सारी घोषणाओं को बताता है, उसको रैली बोला जाता है। उसमें देखते हैं पूरी सब्जी सब मुफ्त रहता है, मुफ्त में पाने के लिए, या फिर स्पॉन्सर्ड रैली भी रहती है। 500 रुपये लेकर लोग जाते हैं रैलियों में और लोग बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं देखो कितनी भीड़ जुटी हुई है। बाद में वही 500 रुपये लेने के लिए लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, आप देखे होंगे टीवी में। फिर है प्रचार। प्रचार मतलब दुष्प्रचार। दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा बोलते हैं। प्रचार मतलब तो कैंपेन होता है, इलेक्शन कैंपेन। कैंपेन मतलब प्रचार, लेकिन वहीं पे बहुत सारी जो राजनीतिक दल हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों पर बहुत छीटाकशी करती है, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, मतलब झूठा जो बात होता है उसको फैलाते हैं लोगों के बीच में, उसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं। नारे, नारे मतलब होता है स्लोगन्स।
स्लोगन हर पार्टियों का एक वन लाइनर होता है। चुनाव के समय कहीं ना कहीं से कोई सस्ते कवि को लाके, सस्ते कवि नहीं बोलेंगे, बहुत एक्सपर्ट कवि रहते हैं जो वो उनके लिए नारे लिखते हैं। जैसे प्रशांत किशोर एक बहुत ही बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ कहेंगे उसको, वो एक एक लाइनर दे देता है तो चुनाव के समय दिमाग में बैठ जाता है, बच्चे बच्चे के दिमाग में। जैसे बहुत सारे हैं ना, अब की बार फलाने सरकार, 5 साल ढिमके की सरकार, तो इस टाइप से होता है ना। या फिर पहले भी हम सुना करते थे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। ये सब स्लोगन्स कहलाते हैं। सम्मेलन, कन्वेंशन या कांग्रेस, कांग्रेस को भी सम्मेलन बोला जाता है। मताधिकार, वोटिंग राइट्स, मताधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार पर परिभाषित किया गया है। मतलब कि इसके अंतर्गत अगर कोई भी लड़का जो 18 वर्ष का हो चुका है या उससे अधिक उम्र का हो चुका है, चाहे उसकी जाति, शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति, लिंग, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसे वोट देने का अधिकार है अपने पसंदीदा कैंडिडेट को। ये उसका अधिकार है। अगर कोई वोटिंग राइट से अगर उसको वंचित करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। तो मताधिकार को उसके अलावा, वोटिंग राइट्स के अलावा, सफरेज भी कहा जाता है या फ्रेंचाइज भी बोला जाता है। ठीक ना, वोटिंग राइट्स, सफरेज, फ्रेंचाइज, तीनों बोलते हैं मताधिकार को। फिर आता है पार्टी प्रचार। पार्टी प्रचार को कैनवसिंग बोला जाता है, कैनवसिंग। अगला है चुनाव अभिकर्ता। चुनाव अभिकर्ता मतलब होता है इलेक्शन एजेंट। अब चुनाव अभिकर्ता किसी भी निर्वाचन में प्रत्याशी स्वयं को या किसी ऐसे व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जो उसी निर्वाचन क्षेत्र का हो। वो प्रत्याशी की अनुपस्थिति में वोटिंग डे से पहले तक उसके प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करता है, सारे कार्य करता है। मतलब जहाँ पे वो कैंडिडेट नहीं जा सकता है या जिस कागज पे वो साइन नहीं कर सकता, वहाँ पे वो अपना एक नियुक्त कर देता है, चुनाव अभिकर्ता, इलेक्शन एजेंट कर देता है नियुक्त। ठीक ना। फिर जनमत संग्रह, इसको रेफरेंडम बोला जाता है, जनमत संग्रह। फिर आगे है ज्ञापन, स्मृति पत्र, उसको मेमोरेंडम बोला जाता है। निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल का क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। वोट डालना, जो हम वोट डालते हैं ना तो उसे बोलते हैं कास्ट ऑफ वोट, कास्ट ऑफ वोट। गठबंधन सरकार, जब बहुत सारी पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार बनाती हैं उसे कोलाइजन गवर्नमेंट बोला जाता है। निर्वाचित या चयनित, उसे इलेक्ट कहा जाता है इंग्लिश में। प्रतिनिधि को डेलीगेट भी बोलते हैं और अटॉर्नी भी बोलते हैं। प्रतिनिधि, किसी भी पार्टी का या किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधि डेलीगेट बोला जाता है। मुद्दे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इशूज। प्रत्येक चुनाव किसी मुद्दे पर ही लड़ा जाता है। धार्मिक, राजनीतिक, कुछ भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जो जनता के गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार, ये सब मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, महंगाई, ये सब पे लड़ना चाहिए चुनाव। तो अगला है शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण को ओथ टेकिंग बोला जाता है। फिर है तीसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा थर्ड फ्रंट। अब यह है मतदान अभिकर्ता। अब मतदान अभिकर्ता ये और ये चुनाव अभिकर्ता, ये दोनों अलग अलग है ना, इसको एक समझने की भूल मत कीजिएगा। ये चुनाव अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिंग एजेंट। जहां चुनाव अभिकर्ता अपने कैंडिडेट का प्रतिनिधि करता है चुनाव से पहले ही, वहीं पे मतदान अभिकर्ता जो है ना वो प्रत्याशियों द्वारा या प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचित किए गए निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। इनको वो दोनों नियुक्त करते हैं, लेकिन इनका अंतिम नियुक्ति जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके हस्ताक्षर और मोहर से ही होता है। जबकि जो निर्वाचन अभिकर्ता है उसकी नियुक्ति प्रत्याशी के द्वारा ही होती है। प्रत्याशी बोल दिया है कि मेरा ये प्रतिनिधि है, ये अभिकर्ता रहेगा, तो वो चुनाव से पहले वो उसके हर कार्य को करता है। लेकिन जो मतदान अभिकर्ता है, पोलिंग डे के दिन, जिस दिन मत पड़ना रहता है, वो जो है वहाँ पे मतदान केंद्र, पोलिंग बूथ में वो अभिकर्ता बैठा रहता है और जो देखता रहता है, पहचानता रहता है कि कुछ अनियमितता तो नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर।
सरपंच, सरपंच को इंग्लिश में बोलते हैं हेड। मुखिया, चीफ। जनपद, जनपद को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। चुनाव लड़ना, जो चुनाव लड़ते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टेस्ट। राजनीति को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिक्स, और राजनेता को पॉलिटिशियन। राजनेता को क्या बोलते हैं? पॉलिटिशियन। राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल। मतदान केंद्र, पोलिंग सेंटर। मतदान केंद्र के अंदर में कई मतदान कक्ष होते हैं। मतदान कक्ष, पोलिंग बूथ। मतदान केंद्र जहाँ पे मतदान होनी है, और वहीं पे मतदान कक्ष जो होते हैं ना, पोलिंग बूथ, वो 3, 4, 5 जितने भी वहाँ पे हो सकते हैं। मतदान के कक्ष क्रमांक 1, कक्ष क्रमांक 2, 3, जहाँ पे वो वोट डाला जाता है, जहाँ पे ईवीएम मशीनें पड़ी रहती हैं। फिर चुनाव प्रचार, उसको बोलते हैं इलेक्शन कैंपेन। जो चुनाव प्रचार होता है उसे इलेक्शन कैंपेन बोलते हैं, और वही प्रोपेगेंडा, जो दुष्प्रचार होता है उसे प्रोपेगेंडा बोला जाता है। फिर चुनावी धांधली, रिज्ड इलेक्शन। ठीक, चुनावी धांधली जो भी होता है रिज्ड इलेक्शन बोला जाता है, जैसे अभी हुआ था ना हरियाणा में, देख रहे थे। फिर डाक पत्र। अब डाक पत्र, पोस्टल बैलेट बोला जाता है डाक पत्र को ना, पोस्टल बैलेट। उसको शॉर्टकट में ETPBS भी बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। ये क्या होती है? ये जो डाक पत्र होते हैं वो चुनाव में कुछ लोग, जैसे सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, या देश के बाहर कार्यरत जो सरकारी अधिकारी होते हैं, या सेना या सुरक्षा बल, ये जितने भी प्रिवेंटिव डिस्टेंस में रहने वाले लोग हैं, उनको चुनाव में मतदान जो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोग को चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट या डाक पत्र की सहायता से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। ठीक ना? अच्छा, ये सुविधा हर किसी को नहीं है। चुनाव आयोग पहले से ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या निर्धारित कर लेता है, इसलिए केवल उन्हीं लोग को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के समक्ष अधिकारी को लौटा दिया जाता है। ठीक ना? वो ETPBS के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से वो अपना मत देकर और चुनाव आयोग को लौटा देता है, और जिस दिन चुनाव होती है उनके मत को भी काउंट किया जाता है। ठीक, फिर आगे है सेवा मतदाता या अनुपस्थित मतदाता। वही जो अभी बताया मैंने आपको, जो उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जैसे सर्विस वोटर्स या एब्सेंटी वोटर्स कहा जाता है उन्हें इंग्लिश में। तो सेवा मतदाता वही जो चुनाव सेवा में लगे हुए हैं, उनको बोला जाता है सर्विस वोटर्स। और जो अनुपस्थित मतदाता होते हैं, जो देश से बाहर जो सरकारी कर्मचारी हैं जो नहीं आ पाएंगे, उन्हें अनुपस्थित एब्सेंटी वोटर्स कहा जाता है। पार्षद, पार्षद को काउंसलर बोला जाता है, काउंसलर। फिर विधायक, जो विधान परिषद में जो सदस्य, विधान परिषद का सदस्य है, उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, यानी MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जो विधायक है उसे MLA बोला जाता है, और विधान परिषद का जो सदस्य है उसे MLC बोला जाता है। दोनों का लेजिस्लेटर भी बोल सकते हैं ना, बोलते ही हैं लेजिस्लेटर। ठीक, अब है दल बदलू, डिफेक्टा या टर्न कोट, दोनों बोलते हैं दल बदलुओं को। आप तो देख ही रहे हैं कितने दल बदलू नेता, एक जगह से टिकट नहीं मिला या एक जगह से मनचाही पोस्ट नहीं मिली तो तुरंत दल बदलते हैं। हम ताकते रह जाते हैं कि यार हमने तो इनको दिया था इस पार्टी का समझकर, और ये जिसके विरुद्ध हम वोट इनको डाले हैं उन्हीं के साथ जाके मिल गए। हम ठगा हुआ महसूस करते हैं इन दल बदलुओं के कारण। सांसद या विधायकों की खरीद फरोख्त, इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग। यहाँ पे एक पार्टी बड़े पैमाने पर सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी रहती है पैसों के दम पे। आप देखते होंगे बड़ा हास्यास्पद स्थिति रहता है जब कोई पार्टी अपने जो विधायक या सांसदों को किसी होटल में बंद कर देती है या कोई दूसरे राज्य में जाके छुपा देती है। मतलब ऐसा लगता है कि ये इंसान ना हो, ये हॉर्स हो, घोड़े हों जो बिकने के डर से इधर उधर छुप रहे हैं। बड़ा हंसी आता है ये सब देखकर। फिर अगला है त्रिशंकु विधानसभा,
हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट या हंग गवर्नमेंट्स, कुछ भी होता है जहाँ पे किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलता है, वह उसको बोलते हैं हंग असेंबली। ठीक, तो तब जाके कुछ पार्टियां एक दूसरे को समर्थन देती है और फिर सरकार बनती है। फिर आगे है मंत्रिमंडल में फेरबदल, यानी कि रिसफलिंग। जो समय समय पर पार्टियां या नेता जो रहते हैं मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं, कुछ मंत्रियों को दूसरा विभाग दे देते हैं, किसी को निकाल देते हैं, नए लोगों को डालते हैं, तो फेरबदल को रिसफलिंग बोला जाता है। फिर अपनी पार्टी के विरुद्ध जाकर जो वोट देते हैं उसको क्रॉस वोटिंग बोलते हैं। जैसे फलाने पार्टी का कोई विधायक है या सांसद है, जब वोटिंग सांसद में या विधानसभा में हुआ, संसद में या विधानसभा में, तो वो दूसरी पार्टी के नेता को या दूसरी पार्टी को वोट दे देता है, उसे क्रॉस वोटिंग बोलते हैं। ये कब होता है आपको पता ही होगा कि पता चला उसके बेटे भतीजे, उसकी बीवी, उसकी बेटी को यदि दूसरी पार्टी से टिकट मिल गया है तो अब उसके चक्कर में, या फिर इस पार्टी से वो असंतुष्ट है तो दूसरी पार्टी में जाना है, चमचागिरी करनी है, तो उसको वोट दे देता है, हालांकि उसकी सदस्यता अभी पिछले वाली पार्टी से ही रहती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो क्रॉस वोटिंग करते हैं। फिर है आगे जनमत सर्वेक्षण, ओपिनियन पोल। फिर वोटों की गिनती, लास्ट में जो वोटों की गिनती होता है उसे बोलते हैं काउंटिंग। फिर उपराज्यपाल, उपराज्यपाल को बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसको उच्चारित कर सकते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसको उच्चारित कर सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन लिखाएगा ऐसा ही, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही लिखाएगा। जब आप इसको पढ़ सकते हैं, लेफ्टिनेंट भी पढ़ सकते हैं, जो सेना में जो लेफ्टिनेंट रहता है उसकी तरह। ठीक, फिर पार्टी प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन, जो पार्टी किसी अपने एक व्यक्ति को प्रवक्ता नियुक्त करती है कि कहीं भी डिबेट में वो इसको भेज सकती है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी की रहती है कि वो क्या बोल रहा है, तो उसे स्पोक्स पर्सन बोला जाता है। अधिकृत स्पोक्स पर्सन आप बहुत लोग जानते ही होंगे, जो टीवी में आके डिबेट करते हैं उल्टा सीधा। कुछ लोग अपना पक्ष सीधा रखते हैं, कुछ लोग गुमराह करते हैं पब्लिक को। अब पब्लिक तो समझदार है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही समझदार हैं और अपना इस बार का वोट बहुत सोच समझ कर डालेंगे, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर डालेंगे, न कि कुछ लालच में आकर। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।